नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं पेप्टिक अल्सर के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो नॉर्सेट जैसे नर्सिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम सिर्फ उन हाई यील्ड फैक्ट्स पर फोकस करेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तैयार हो जाइए इस जरूरी टॉपिक को एकदम आसान बनाने के लिए। अच्छा, तो हम इसे कैसे कवर करेंगे? देखिए, सबसे पहले पेट की बेसिक एनाटॉमी समझेंगे। फिर जानेंगे कि भाई ये पेप्टिक अल्सर होता क्या है, इसके पीछे मेन कल्प्रिट्स कौन है, मतलब कारण क्या है। और हाँ, सबसे जरूरी, गैस्ट्रिक और ड्यूओडेनल अल्सर्स में क्या फर्क है। और आखिर में कुछ क्विक फायर फैक्ट्स जो सीधे एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, किसी भी बीमारी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले उस ऑर्गन को समझा जाए जहां वो हो रही है। तो अल्सर को समझने से पहले चलिए पेट को अच्छे से जान लेते हैं। ओके, तो पेट के ना ये 4 मेन हिस्से हैं। पहला है कार्डिया, ये दिल के पास वाला सबसे पहला हिस्सा। फिर आता है फंडस, जो खाने को टेम्परेरीली होल्ड करता है। बॉडी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये सबसे बड़ा हिस्सा है। और आखिर में पाइलोरिस, जिसे गेट कीपर ऑफ द स्टमक भी कहते हैं। ये नाम याद रखिएगा, इस पर सवाल बन सकता है। अब बात करते हैं पेट की सिक्रेटरी सेल्स की जो असल में सारा काम करती हैं। सबसे पहले पैराइटल सेल्स, जिन्हें ऑक्सेंटिक सेल्स भी कहते हैं। ये 2 चीजें बनाती हैं, HCl एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर। और हाँ, इंट्रिंसिक फैक्टर से जुड़ी एक बात हमेशा याद रखनी है, ये विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है और इसकी कमी से होता है पर्नीशियस अनीमिया। फिर आती हैं चीफ सेल्स या जाइमोजेनिक सेल्स, जो पेप्सिनोजन बनाती हैं। जी सेल्स गैस्ट्रिन रिलीज करती हैं और म्यूकस नेक सेल्स एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती हैं। इन्हें स्टमक की स्टेम सेल्स भी कह सकते हैं। ये दूसरे नाम ऑक्सिंटिक और जाइमोजेनिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पेट की बेसिक एनाटॉमी और सेल्स की बात हो गई। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। आखिर ये पेप्टिक अल्सर है क्या और होता कहाँ है? देखिए, पेप्टिक अल्सर को सिर्फ एक हल्की फुल्की खरोच समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एक प्रॉपर ब्रेक है, एक गहरा घाव है जो स्टमक की इनर लाइनिंग, जिसे म्यूकोजा कहते हैं, को तोड़कर उससे भी डीपर लेयर सब म्यूकोजा तक पहुंच जाता है। मतलब ये काफी गहरा होता है। तो फिर सवाल ये है कि ये अल्सर शरीर में सबसे कॉमन कहाँ होते हैं? कौन सी जगह पर इनके होने की संभावना सबसे ज्यादा है? चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे कॉमन साइट्स की लिस्ट है। गैस्ट्रिक अल्सर, जैसा कि नाम से पता है, पेट में होता है, खासकर लेसर कर्वेचर पर। ईसोफेजियल अल्सर होता है ईसोफेगस के निचले हिस्से में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डुओडेनल अल्सर है। ये ड्यूडेनम के पहले हिस्से में होता है और यही वो अल्सर है जो ओवरऑल सबसे कॉमन है। इस फैक्ट को मार्क कर लीजिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अच्छा, तो अब हमें पता है कि अल्सर क्या है और कहाँ होता है। अब अगला लॉजिकल सवाल क्या है? ये ही कि ये होता क्यों है, इसके पीछे के मेन कल्प्रिट्स कौन है? तो देखिए, लगभग 70% केसेस में जो सबसे बड़ा विलेन है वो है एक बैक्टीरिया, H. पाइलोराई, यानी हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोराई। और दूसरे नंबर पर जो लगभग 25% केसेस का कारण है वो है NSAIDs का इस्तेमाल, मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो हम कॉमन पेन किलर्स की तरह लेते हैं। यही 2 मुख्य कारण हैं। और NSAID से जुड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और खतरनाक कॉन्सेप्ट है साइलेंट पेप्टिक अल्सर का। होता क्या है कि ये दवाएं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के प्रोडक्शन को रोक देती हैं। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स पेट के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करते हैं। जब ये शील्ड ही नहीं रहेगी तो अल्सर बन जाएगा, लेकिन दर्द के टिपिकल सिम्टम्स नहीं आएंगे, इसीलिए इसे साइलेंट कहते हैं। चलिए अब आते हैं इस पूरे टॉपिक के सबसे क्रूशियल हिस्से पर। यहीं से एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर्स के बीच का फर्क। इनको क्लिनिकल साइंस के बेस पर डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। इस टेबल पर पूरा फोकस कीजिए, हर पॉइंट एक पोटेंशियल MCQ है। सबसे पहले दर्द का समय। गैस्ट्रिक अल्सर में दर्द खाना खाने के तुरंत बाद, मतलब 30 से 60 मिनट में शुरू हो जाता है, क्योंकि खाना पेट में एसिड बढ़ाता है। वहीं ड्यूओडेनल अल्सर में दर्द होता है 2 से 4 घंटे बाद या रात में। और मजे की बात यह है कि यहाँ खाना खाने से दर्द में आराम मिलता है। दूसरा पॉइंट,
ब्लीडिंग। गैस्ट्रिक अल्सर में हिमेटेमेसिस यानी खून की उल्टी कॉमन है। ड्यूओडेनल अल्सर में मेलेना यानी डार्क टारी स्टूल्स ज्यादा दिखते हैं। फिर आता है HCl लेवल। गैस्ट्रिक में ये नॉर्मल या कम होता है, पर ड्यूओडेनल में हाइपरक्लोराइड्रिया होता है, मतलब एसिड का लेवल बहुत ज्यादा होता है। और लास्ट में ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ए का एसोसिएशन गैस्ट्रिक अल्सर से है और ब्लड ग्रुप ओ का ड्यूओडेनल अल्सर से। क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर्स में कभी-कभी एक्सरे पर कुछ खास साइंस देखने को मिलते हैं। पहला है टी पॉट स्टमक, जिसमें पेट का शेप एक चाय की केतली जैसा हो जाता है। और दूसरा है आर ग्लास स्टमक, जिसमें पेट बीच से सिकुड़कर एक आर ग्लास जैसा दिखने लगता है। ये दोनों विजुअल क्यूज डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। और अब हमारा लास्ट सेक्शन, एक रैपिड फायर राउंड। यहाँ हम कुछ स्पेशल टर्म्स देखेंगे जो अक्सर वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में एग्जाम्स में आ जाते हैं। पहला है कुशिंग्स अल्सर। ये एक तरह का एक्यूट स्ट्रेस अल्सर है। इसका कनेक्शन सीधा सीधा हेड ट्रॉमा या बढ़े हुए इंट्राक्रेनियल प्रेशर से है। तो जहां हेड इंजरी की बात आए, कुशिंग्स अल्सर को याद रखना है। दूसरा है कर्लिंग्स अल्सर। ये भी एक एक्यूट स्ट्रेस अल्सर है, पर यह होता है सिवियर बर्न्स के पेशेंट्स में। इसे याद रखने का एक सिंपल तरीका है, कर्लिंग्स अल्सर बर्न पेशेंट्स, मतलब जो जल गए हैं। अब ये नंबर 3 सेंटीमीटर ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर कोई गैस्ट्रिक अल्सर 3 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाए तो उसे एक स्पेशल नाम दिया जाता है, जायंट गैस्ट्रिक अल्सर। तो ये साइज का क्राइटेरिया है। और चलिए सेशन को खत्म करते हैं एक सवाल के साथ, जो हमने अभी डिस्कस किया। अगर एक पेशेंट को ड्यूओडेनल अल्सर है तो उसकी मेडिकल हिस्ट्री में कौन सा ब्लड टाइप मिलने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है? सोचिए। बिल्कुल सही, इसका जवाब है ब्लड ग्रुप ओ। इसी तरह के की फैक्ट्स को याद रखना एग्जाम में बहुत काम आता है।